हाय फ्रेंड्स, जेएसएससी डिफेंस जोन में आपका स्वागत है। आज हम भाषा शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने प्रकार हैं यह भी जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति को अपने विचार और भाव को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह माध्यम सार्थक होना चाहिए, तभी भाषा कहलाएगी। अर्थात भाषा हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसका प्रयोग व्यक्ति के द्वारा अपने विचार भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। परंतु अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करने हेतु कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है जिनका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि विचारों एवं भावों का सही अर्थ प्रकट हो सके और श्रोता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा हमारे जीवन में अपने विचार एवं भाव को प्रयुक्त करने के लिए किसी के सामने अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने विचार और भाव किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं और यह भाषा अगर श्रोता को समझ में आती है, उस पर चिंतन मनन कर सकता है और अपना विचार दे सकता है, विश्लेषण कर सकता है। हमारे द्वारा जो भी विचार दिया गया तो इसका अर्थ है कि यह सार्थक माध्यम है। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बताती है। यह योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाता है। इसके द्वारा साधारण से किसी भी विचार को उत्तम शब्दावली और सही लय प्रवाह के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत प्रभावशाली बन सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा कौशल से ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है और भाषा के कौशल के प्रयोग से ही हम दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बनते हैं। यदि उचित भाषा कौशल का प्रयोग किया जाए तो एक साधारण सा विचार भी बहुत अधिक प्रभावशाली और प्रभावकारी बन सकता है। एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका अर्थ यह है कि भाषा के कौशल के विकास में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों बराबर रूप से भाग लेते हैं और शिक्षक को बहुत ध्यान से विद्यार्थियों को और उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण की युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके भाषा कौशल का विकास अच्छे से हो सके। स्वयं के भाषा का प्रयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका कारण यह है कि भाषा की कक्षा में अधिकतर बच्चे शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि भाषा का प्रयोग शिक्षक के द्वारा उचित ढंग से सबसे पहले किया जाना चाहिए और उसी का अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। इसके साथ ही हर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उसके भाषा के कौशल का विकास का स्तर क्या है। इसके लिए कुछ मापदंड भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बच्चे का भाषा कौशल स्तर किस स्तर पर है, वहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कहाँ उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अर्थात भाषा कौशल में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों परस्पर समान रूप से भाग लेते हैं और विद्यार्थियों की भाषा कौशल को सीखने में
किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग करके भाषा कौशल के विकास को और शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है, इसका ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक को स्वयं की भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहा है, किन कौशलों के साथ भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि बच्चे शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। बच्चों में अधिगम करने की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से हो सकती है: अनुकरण के माध्यम से, और स्मरण करने से, और दोहराने से। तो अनुकरण करने में माता पिता के द्वारा और अपने शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनका अनुकरण करके बच्चे सबसे अधिक सीखने का प्रयास करते हैं, और सीखने का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा उनके भाषा कौशल के स्तर, सुधार की आवश्यकता और प्रोत्साहन की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होता है मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट है भाषा कौशल का वर्गीकरण। भाषा कौशल का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहला है ग्रहणात्मक और दूसरा है अभिव्यक्तात्मक। ग्रहणात्मक कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें स्वयं में ग्रहण किया जाता है, और अभिव्यक्तात्मक कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें हम दूसरों के सामने अपने विचार और भाव को प्रकट करते हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल हम किन कौशल के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं? श्रवण यानी सुनकर, और पठन के द्वारा यानी पढ़कर। और अभिव्यक्तात्मक कौशल में हम लिखकर और बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जिनका प्रयोग अपने विचारों और भावों आदि को अभिव्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है उन्हें अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बोलना और लिखना शामिल है, जबकि ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत सुनना और पढ़ना शामिल है। नेक्स्ट है भाषाई कुशलता का संबंध 4 कौशलों से है। भाषाई कौशलता का संबंध 4 कौशलों से है, जिसका क्रमबद्ध विवरण है: श्रवण, दूसरा वाचन, तीसरा पठन और चौथा लेखन। इनका सही वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है ग्रहणात्मक और दूसरा अभिव्यक्तात्मक भाषाई कौशल। जब हम किसी विचार को, किसी सोच को ग्रहण करते हैं, किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो सुनकर करते हैं या फिर पढ़कर करते हैं, जबकि अपने विचार को और भाव को व्यक्त करते हैं तो उसमें लेखन और पठन कौशल का प्रयोग करते हैं। श्रवण और पठन कौशल ऐसे कौशल हैं जो ग्रहण करने के अंतर्गत आते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है वे अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, और हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में यह एक अभिन्न अंग है। सभी कौशलों का विकास करके स्वाभाविक रूप से भी इनका विकास किया जा सकता है। सही शिक्षण और मूल्यांकन के भी द्वारा भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है। भाषा कौशल का अधिगम बच्चे के जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से वह सुनना आरंभ कर देता है, अर्थात उसके सुनने का जो कौशल है, श्रवण कौशल, उसका आरंभ उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है। अब हम इन कौशलों का एक एक रूप से
अब हम इन कौशलों का एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है श्रवण कौशल। भाषा कौशल विकास का प्रारंभ सबसे पहले श्रवण कौशल से होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले सुनने की स्थिति में ही होता है। वह बोलने, पठन करने और वाचन करने की स्थिति में नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल सुनने में सक्षम होता है। आयु के साथ वह सुने गए शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है। श्रवण केवल ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है, इसमें किसी कथन के ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना विचार प्रकट करने, अपना भाव प्रकट करने, विश्लेषण करने आदि जैसे व्यवहार शामिल हैं। ये सभी मानसिक स्तर के विकास, सही शिक्षण एवं अभ्यास के साथ एक व्यक्ति में आते हैं। श्रवण कौशल जो है वो बच्चे के, एक व्यक्ति के जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, एक व्यक्ति जन्म लेता है, तो वह केवल सुनने की स्थिति में होता है। वह बोलने की, लिखने की और पढ़ने की स्थिति में नहीं होता है। धीरे धीरे जब उसकी आयु बढ़ती है तो वह सुने हुए ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसका अर्थ समझने लगता है। और ध्वनियों का उच्चारण केवल सुनना मात्र नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझना भी जरूरी है। उस अर्थ का चिंतन मनन करना और उसके संदर्भ में अपना मंतव्य प्रकट करना श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। और यह मानसिक स्तर के विकास, सही शिक्षण और अभ्यास के साथ एक व्यक्ति में धीरे धीरे आते हैं। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जब एक विद्यार्थी के श्रवण कौशल का विकास करने हेतु शिक्षक के द्वारा प्रयास किया जाता है तो शिक्षक को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उन बातों में जैसे कही गई बात श्रोता अर्थात सुनने के लिए स्तरानुकूल है या नहीं, वह आपकी बात अच्छे से समझ रहा है या नहीं, उसका सही अर्थ ले रहा है या नहीं। साथ ही प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्द हैं वो श्रोता के मानसिक स्तर, मानसिक आयु के अनुरूप के होने चाहिए। इसके साथ ही बात को स्पष्ट रूप से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए सामने रखना चाहिए, जिससे श्रोता की रुचि, जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहे। यदि किसी व्यक्ति या श्रोता को हम ऐसी बातें बताएं जिस पे उसकी रुचि ना हो और जो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल ना हो, तो वह ना तो सुनने में रुचि लेगा और ना ही उसकी उत्सुकता रहेगी जिससे वह उसका अर्थ समझ पाएगा। इसीलिए श्रवण कौशल के विकास में जिज्ञासा, उत्सुकता, श्रोता की रुचि और उसके मानसिक स्तर का भी, कि वह किन बातों को सुनने में रुचि रखता है और किन बातों को जानने की उसकी आयु है, इसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है, वक्ता अर्थात बोलने वाले का उच्चारण भावानुकूल होना बहुत आवश्यक है। यदि बात को सही भाव से कहा जाएगा तभी श्रोता उसका सही अर्थ समझ पाएगा। उदाहरण हेतु, मैं आज नहीं जाऊंगा वाक्य प्रश्नवाचक है या नकारात्मक है या निर्देशात्मक है, इसका निर्णय वक्ता की लय, गति, प्रवाह एवं भाव से ही स्पष्ट होता है। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को सुनने सुनाने के समय एकाग्रता, स्मरणशीलता और धैर्य जैसे गुणों का होना अत्यावश्यक होता है, जिससे सुनी या सुनाई गई चीज़ का उद्देश्य सार्थक हो सके और उसका सही अर्थ निकल पाए। इसका अर्थ यह है कि जो वक्ता है और जो श्रोता है उसके बीच जो प्रतिक्रिया है वो भावानुकूल होनी चाहिए। वक्ता के द्वारा जो भी चीज़ बोला गया है, जो भी चीज़ उच्चारित किया गया है, अपने भाव विचार प्रकट किया गया है, वह
एक भाव, एक लय के साथ बोला जाना चाहिए, तभी उससे श्रोता प्रभावित होगा और उसका अर्थ समझ पाएगा। जैसे एक उदाहरण है, मैं आज नहीं जाऊंगा, तो यह एक नकारात्मक वाक्य है और यह एक भाव से बोला जाए तभी श्रोता को समझ में आएगा। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का विकास कुछ कारकों से प्रभावित होता है, जैसे उपयुक्त वातावरण, अस्वस्थता, विषय के प्रति अरुचि, श्रोता का मानसिक स्तर, उसका वक्ता के साथ संबंध, धैर्य, श्रवणेंद्रियों में दोष आदि। श्रवण कौशल में जो बातें बाध्य करती हैं इस कौशल के विकास में, उसमें उपयुक्त वातावरण, अस्वस्थता, विषय के प्रति अरुचि, श्रोता का मानसिक स्तर, उसका वक्ता के साथ संबंध कैसा है, वह धैर्यवान है या नहीं, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसे सुनने में कठिनाई है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थी में इस कौशल का मूल्यांकन कुछ कारकों के आधार पर करता है, जैसे ध्यान से सुनना, एकाग्रता, विषय से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षक का अनुकरण कर मानक वर्तनी करना, अधिक सुनाने का अनुरोध करना। यदि एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के कौशल विकास हेतु कुछ विचार उसके सामने व्यक्त किए जा रहे हैं, तो एक शिक्षक विद्यार्थी के हाव भाव से और उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप से उसके द्वारा सीखने में जो रुचि है, वह ध्यान से सुन रहा है या नहीं, एकाग्र है या नहीं, या फिर जिस विषय पे उसे बताया जा रहा है उस पर वह प्रश्न पूछ रहा है या नहीं, इसके साथ ही वह आगे का विचार जानने के लिए इच्छुक है या नहीं, इसका आकलन करके विद्यार्थी के श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर सकता है। इसके साथ ही शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि इन कारकों को वह ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराए। शिक्षण की सही विधि अपनाते हुए विद्यार्थियों को पाठ से सही से सुनकर समझने का अभ्यास करवाए और उससे संबंधित कठिनाइयों का समाधान खोजने का प्रयास करें। इस संदर्भ में भाषा प्रयोगशाला की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षण की सही विधि अपनाते हुए विद्यार्थियों को पाठ सुनकर और उसे समझकर अभ्यास करवाया जाता है और उससे संबंधित बच्चों को कोई प्रश्न दे दिया जाता है जिसका समाधान उन्हें ढूंढकर लाना होता है। और इस संदर्भ में विद्यार्थियों की जो रुचि है, हाव भाव है, उसके माध्यम से उनके सीखने के स्तर का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, अर्थात बोलना। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिन ध्वनि और संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। परंतु वह भाषा श्रोता को समझ में भी आए, इसलिए वह अभिव्यक्ति स्पष्ट, सहज, शुद्ध, स्वाभाविक, उसके मानसिक स्तर के अनुरूप एवं विचारबद्ध होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जब अपने भाव और विचार को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसके सामने प्रकट करता है, तो वह जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है अपने मुख के द्वारा, वह श्रोता को समझ में आना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। इसके द्वारा जो भी विचार व्यक्त किया गया है सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शुद्ध वाक्य होना चाहिए व्याकरण के नियमों के अनुसार
और जिस श्रोता के सामने यह विचार प्रकट किया जा रहा है उसके मानसिक स्तर, उसके मानसिक आयु का भी ध्यान रखना चाहिए, उसे क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा जो अपने भाव विचार दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है उसमें उसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि जो श्रोता है वह कितना इंटरेस्ट ले रहा है उसकी बातों को सुनने में, और जो व्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट है, सहज और सरल शब्दों में है, व्याकरण के नियमों के अनुरूप है, शुद्ध है, और जो श्रोता है उसके मानसिक स्तर के, उसके आयु के, उसकी समझ के अनुसार ही उसके सामने विचार को प्रकट किया जा रहा है। तभी श्रोता को वे सारी बातें समझ में आएंगी और उसका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल प्रभावी माना जाएगा। कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बातचीत के माध्यम से इस कौशल का विकास सरलता से संभव है। इसके लिए शिक्षक कक्षा में कहानी, कविता, घटना, वर्णन आदि का प्रयोग कर सकता है। साथ ही शिक्षक का ध्यान विद्यार्थियों के उच्चारण की शुद्धता पर भी होना चाहिए। अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी आयोजित की जा सकती हैं, जैसे बाल सभा या बाल संसद एक होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, समाचार बोलने की प्रथा, काव्य प्रतियोगिता या नाट्य। एक कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो भी बातें होती है वो औपचारिक मानी जाती है, जबकि कक्षा में विद्यार्थियों के बीच आपस में होने वाली बातचीत को अनौपचारिक बातचीत की संज्ञा दी जाती है। और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से की गई बातचीत को भाषा के मौखिक कौशल में प्रभावी माना गया है और सीखने का एक अच्छा माध्यम माना गया है। शिक्षक कक्षा में कहानी कहकर या कहानी सुनाने को कहकर, कविता के माध्यम से या किसी घटना का वर्णन करने के माध्यम से भाषा कौशल का विकास कर सकता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में बाल संसद, बाल सभा, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करके प्रेयर के समय समाचार वाचन या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के थॉट्स को बोलना, काव्य प्रतियोगिता और नाटक आयोजित करना आदि के द्वारा उनके मौखिक कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही वह अपने विचार को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसलिए दैनिक जीवन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसी से हमारे भाव जैसे उदासीनता, खुशी, क्रोध आदि भी आसानी से आभास संभव है। यह व्यक्ति के सही व्यक्तित्व की पहचान भी होती है, जैसे आत्मविश्वास, स्पष्टता, स्थिरता, मानसिक स्तर। इससे भी हम व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में सामंजस्य बिठाते हैं। साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का यह महत्वपूर्ण अंग है। इसका तात्पर्य यह है कि दैनिक जीवन में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने विचार एवं भाव को प्रकट करने के लिए, उसमें एक भाव होता है। उसी भाव के आधार पर श्रोता जो होता है, जो व्यक्ति हमें सुन रहा होता है, वह आसानी से पता लगा सकता है कि व्यक्ति उदास है, खुश है या क्रोध है। और इसी भाषा के प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति की अपनी पहचान बनती है, अपना व्यक्तित्व बनता है। उसमें कितना आत्मविश्वास है, उसके विचारों में कितनी स्पष्टता है, वह कितना स्थिर और धैर्यवान है और उसका मानसिक स्तर क्या है, यह सारी बातें मौखिक अभिव्यक्ति से पता चलती हैं। साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का यह महत्वपूर्ण अंग है।
नेक्स्ट है, इस कौशल के विकास से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होता है, जैसे अवसरानुकूल विचार रखने के लिए उचित भाषा शैली का प्रयोग, अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से रखना, पूछे गए प्रश्नों का सही और स्पष्ट उत्तर देना और संवाद के दौरान दूसरे के विचारों का विश्लेषण करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से और प्रभावी रूप से अपने विचार को सामने रखना। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के द्वारा ही व्यक्ति का अपना एक पहचान बनता है और समाज में वह सामंजस्य स्थापित कर सकता है। किस अवसर पर उसे किस प्रकार के विचार रखने चाहिए, उसकी भाषा शैली कैसी हो और वह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे और अपने भाषा कौशल को कैसे बेहतर बनाए ताकि जो उसे सुन रहा होता है उस पर प्रभाव पड़े, यानी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग और उसको पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर और स्पष्ट उत्तर उसे देने की क्षमता और संवाद के दौरान किसी दूसरे के द्वारा प्रकट किए गए विचारों पर विचार करके चिंतन मनन करके उसका विश्लेषण करके शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचार वह किस प्रकार प्रकट करता है जिससे उसके भाव सामने वाले को प्रभावित करे, यह सब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कुछ समस्याएं आती हैं जिसका कारण यह प्रक्रिया बाधित होती है और सभी व्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल उतना स्तर तक नहीं हो पाता है जितना स्तर तक होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मौखिक अभिव्यक्ति में जो बातें बाधा डालती है उसे हम जानते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, संकोच, भ्रम, डर, उदासीनता आदि इन समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। भाषा शिक्षण के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, संकोच करना, लज्जा करना, भ्रम होना या फिर डर होना या फिर सीखने को लेकर उदासीनता आदि भी भाषा अभिव्यक्ति के कौशल में समस्या उत्पन्न करते हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि ऐसी समस्याओं को वह बच्चों में, विद्यार्थियों में पहचाने, उसे समझने का प्रयास करें और इसे दूर करने का समाधान ढूंढे ताकि बच्चों में हड़बड़ाने, तुतलाने, हकलाने आदि जैसी आदतें ना पड़ जाए। नेक्स्ट है पठन कौशल। पठन कौशल का अर्थ है कि पढ़ने में किस प्रकार के कौशल का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति के पश्चात जिस कौशल का शिक्षक ध्यान देता। नेक्स्ट है पठन कौशल। पठन कौशल मतलब पढ़ना। श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के पश्चात जिस कौशल का स्थान आता है वह है पठन कौशल। जन्म के बाद से तुरंत बच्चों में सुनने के कौशल का विकास होना आरंभ होता है। उसके पश्चात धीरे धीरे जब उसकी आयु बढ़ती है वह सुनने के साथ साथ वाचन करना, मौखिक अभिव्यक्ति करना आदि कौशल का विकास होता है। तत्पश्चात जब वह विद्यालय जाता है और उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो पठन कौशल का विकास होता है। श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के पश्चात जिस कौशल का विकास होता है, जिस पर शिक्षक ध्यान देता है वह है पठन कौशल, अर्थात लिखित भाषा को पढ़ने की कला एवं क्षमता। पठन कौशल का अर्थ है लिखित भाषा को पढ़ने की कला एवं क्षमता। इसमें दो शब्दों पर विशेष महत्व दिया जाता है, वाचन और पठन। वाचन और पठन। लिखित सामग्री को उचित उच्चारित करने की क्षमता वाचन कहलाती है।
परंतु पठन में उसके अर्थ ग्रहण पर भी बल दिया जाता है। जब कोई लिखित सामग्री को पढ़ा जाता है तो किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से होता है और उसका अर्थ क्या होता है, यह दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर से ही पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर से ही पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अधिकतर शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्रारंभ होता है। प्राथमिक स्तर में बिना पाठ्य पुस्तक के कहानी, कविता और पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य देकर बच्चों को सिखाया जाता है, जबकि माध्यमिक स्तर पर उनके पाठ्य पुस्तक के द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस कौशल के विकास हेतु शिक्षक बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे बच्चे शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं, ध्वनियों की पहचान सही से करते हैं या नहीं, उनके शब्द भंडार में कितनी वृद्धि हुई है, विराम चिन्हों का वह कैसा प्रयोग करते हैं और शब्दों पर किस शब्द पर किस वर्ण पर कितना बल देना है, किस लय से उच्चारित करना है, उसकी गति क्या होनी चाहिए और पठित वस्तु के अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास उनमें कितना होता है। यह सारी बातों का ध्यान माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक को सचेत रहना चाहिए। शिक्षक को सचेत रहना चाहिए कि विद्यार्थियों में वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करें और उच्चारण में होने वाली त्रुटियों की पहचान कर सही से उनके समाधान खोजें, जिससे विद्यार्थियों के भाषा कौशल विकास में कोई बाधा ना आ सके। वाचन में मधुरता, शिष्टाचार व मौलिकता का सही समावेश ही प्रभावी वाचन की विशेषता है। जब बच्चा भाषा सीखता है और शिक्षक बच्चा को भाषा सिखाता है तो उसके भाषाई कौशल के विकास में शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे भाषा के सीखने में कितनी रुचि है और वह शब्दों का वाचन किस प्रकार से करता है, उनका उच्चारण कैसे करता है, उसका अर्थ किस प्रकार से समझता है। और यदि कोई बच्चा किसी शब्द, किसी वर्ण को उच्चारित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, ये सारी बातें शिक्षक के कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं, जो बच्चों के भाषाई कौशल के बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में उसका ध्यान रखना चाहिए। वाचन में यानी बोलने में मधुरता, शिष्टाचार होना और मौलिकता का सही समावेश ही न होना ही प्रभावी वाचन की विशेषता है। वाचन में मधुरता, शिष्टाचार, मौलिकता का सही समावेश ही प्रभावी शिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट है पठन एक सार्थक उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या विद्यार्थी किसी भी चीज़ को पढ़ता है तो उसका एक सार्थक अर्थ होता है जिसे वह समझता है और पढ़ने का एक उद्देश्य होता है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना या विषय को समझना और उस पर चिंतन करना, इसके साथ ही प्रक्रिया देना, अर्थात किसी खास उद्देश्य से पठन होना चाहिए। पठित वस्तु का सही से चिंतन मनन होना चाहिए जिससे उसका अर्थ वह समझ सके और उस पर अपने विचार, भाव और मंतव्य सही से व्यक्त कर सके। पठन
प्रक्रिया दो कारकों से प्रभावित होती है। पठन प्रक्रिया दो कारकों से प्रभावित होती है, मुद्रा एवं शैली, जिसमें शैली का अर्थ है, पठन शैली से तात्पर्य यह है कि लिखित सामग्री को वह किस लय से, किस गति से, प्रवाह से और विराम चिन्हों का सही प्रयोग और सही शब्दों का उच्चारण के साथ पढ़ना पठन शैली के अंतर्गत आता है। जबकि पठन मुद्रा के अंतर्गत पठन सामग्री पढ़ने से पूर्व व्यक्ति की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि पठन करते समय उसके शारीरिक व मानसिक रूप से पढ़ने के लिए वह तत्पर हो, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, विश्वास, विषय के प्रति रुचि जागृत करना और सहानुभूति व्यवहार आदि पठन मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। पठन मुद्रा में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि पठन करते समय उसका आसन कैसा होना चाहिए, खड़े होकर या बैठकर पुस्तक को पढ़ना चाहिए और पुस्तक और आँखों के बीच की उचित दूरी और पुस्तक को कैसे पकड़ा जाए, उसका पठन किया जाए एवं भाव के साथ उसका पठन किस प्रकार हो, इसकी जानकारी भी पठनकर्ता को होना जरूरी है। नेक्स्ट है, पठन कई प्रकार से होता है, जिसमें 4 प्रमुख प्रकार है, सस्वर, मौन, गहन एवं व्यापक पठन। सस्वर पठन का अर्थ है कि जब ध्वनि को उच्चारित करके पढ़ते हैं तो उसे सस्वर पठन कहते हैं। जबकि मौन पठन में व्यक्ति मौन रहकर, शांत रहकर पढ़ता है और अर्थ को ग्रहण करता है। गहन पठन किसी खास उद्देश्य से होता है, जिसका अर्थ होता है कि वह जिस चीज़ को पढ़ रहा है उसको आत्मसात करे। एवं व्यापक पठन में एक प्रकार से मनोरंजन के लिए होता है, जिसमें रुचि के अनुसार विद्यार्थी अधिक मात्रा में पठन करता है। इससे सृजनात्मकता का भी विकास होता है। पठन को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण, शारीरिक संरचना, मानसिक स्तर, व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार और उसके संवेग आदि। इन कारकों के कारण पठन में कई प्रकार की त्रुटियां भी हो सकती है, जो पठन कौशल के विकास में बाध्य होती है, जैसे अटक अटक कर पढ़ना, भावाकुल न पढ़ पाना, अशुद्ध उच्चारण करना, गलत लय, गति, प्रवाह, वर्णों शब्दों का गलत उच्चारण, अर्थ ग्रहण कर ना पाना, तर्क वितर्क न कर पाना, स्थानीय भाषा का प्रभाव होना आदि पठन कौशल को बाधित करते हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए शिक्षक को बच्चों को लिपि का सही ज्ञान देना होता है और वह स्वयं आदर्श वाचन करे, क्योंकि बच्चे उसी का सबसे पहले अनुकरण करते हैं। पुनरावृत्ति के माध्यम से पठन का अभ्यास करवाया जाए, जिससे उन्हें शब्दों के उच्चारण में सरलता होगी। बच्चों के स्तरानुसार रोचक सामग्री पढ़ने को उपलब्ध करवाए, कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और समय समय पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करें। बच्चों के पठन कौशल में अनेक समस्याएं हैं, जिसमें वातावरण, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत से लेकर संवेगात्मक समस्याएं हो सकती है, जिसमें अटक अटक कर पढ़ना, भावकुल न पढ़ पाना, शब्दों का गलत उच्चारण करना और उसका अर्थ ना समझ पाना, साथ ही स्थानीय भाषा का प्रभाव वे अगर अधिक करने लगते हैं तो पठन कौशल की अधिक करने लगते हैं तो पठन कौशल के विकास में
पीछे हो जाते हैं। इसके लिए शिक्षक का दायित्व होता है कि वह स्वयं का आदर्श सबसे पहले प्रस्तुत करे और जिस पाठ को पढ़ाया जा रहा है उसका पुनरावृत्ति करे, उसका अभ्यास करवाए, बच्चों के मानसिक स्तर, उनके सीखने के स्तर के अनुसार उन्हें रोचक सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए और कक्षा का सकारात्मक वातावरण बनाकर समय समय पर प्रतियोगिता का आयोजन करें तथा उन्हें पुरस्कृत करें। नेक्स्ट है लेखन कौशल। लेखन कौशल भाषा शिक्षण कौशल का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कौशल है। सबसे अंत में आता है लेखन कौशल, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे सबसे अंत में ही सिखाया जाए। विद्यार्थी लिखना तो बहुत पहले ही प्रारंभ कर देते हैं, परंतु शुद्ध लेखन कौशल में क्षमता सही अभ्यास और शिक्षण के द्वारा ही आती है। भावों और विचारों को सही तरीके से लिखित रूप देना ही लेखन कौशल के अंतर्गत आता है, पर लिखित रचना से पूर्व उसकी मौखिक रचना का अभ्यास करवाना आवश्यक है। लेखन कौशल पठन कौशल के बाद इसका स्थान आता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी महत्वता कम हो जाती है। विद्यार्थी बहुत पहले से ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं और वह मौखिक वाचन करते हैं, उसी समय से उनके लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किंतु शुद्ध लेखन का जो कौशल है वह अभ्यास और शिक्षण के द्वारा ही आता है, जो एक शिक्षक के द्वारा कक्ष में करवाया जाता है। अपने विचार को भाव के साथ अभिव्यक्त करना और उसे लिखित रूप देना ही लेखन कौशल है। नेक्स्ट है लिखित रचना। साहित्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखन कौशल। रचना की अपेक्षा अधिक सुसंगठित, सरल, सशक्त और भावपूर्ण होती है। उच्च कोटि की लिखित रचना सदियों तक मानव को उत्साहित, ज्ञानवर्धक और ऊर्जावान तथा संदेश देने का कार्य करती है। हमारे साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक व अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों का निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। हर प्रमाण अधिकतर लिखित में ही मान्य होते हैं। लिखित कौशल जो है उसका बहुत अधिक समाज में, हमारे साहित्य में और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। मौखिक रूप से हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं और किसी के समक्ष अपने शब्दों को भावपूर्ण तरीके से, प्रभावी तरीके से प्रकट कर सकते हैं, किंतु उसको भौतिक आधार देने के लिए लिखित रचना की आवश्यकता होती है। लिखित रचना साहित्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लिखित रचना जो है वो मानव को लंबे समय तक उत्साहित, ज्ञानवर्धक, ऊर्जावान और उसे प्रेरणा देने का काम करती है और हर प्रमाण अधिकतर लिखित रूप में ही स्वीकृत किए जाते हैं और मान्य होते हैं। नेक्स्ट है लेखन कौशल। इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे द्वारा बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा जागृत कर उन्हें स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा कौशलों का मूल्यांकन। 4 भाषा कौशल हमने देखा। पहला था सुनना, दूसरा बोलना यानी वाचन करना, तीसरा पठन यानी पढ़ना और चौथा था लिखित। अब इन भाषा कौशलों का मूल्यांकन देखते हैं। बिना मूल्यांकन किसी भी सीखी गई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। सीखे या ग्रहण किए गए भाषा कौशलों का सही मूल्यांकन भी आवश्यक है। इससे भाषा कौशल के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि विद्यार्थी में सीखने का स्तर क्या है और उसका भाषा कौशल कैसा है। इसके साथ ही एक बालक में
कौन सा भाषा कौशल विद्यमान है और किस भाषा कौशल में वह निपुण है, उसकी समस्याएं क्या है और उसका उपचार क्या होना चाहिए, ये सारी बातें भाषा कौशल के मूल्यांकन से ही पता चलती है। जिसमें फर्स्ट है श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल के मूल्यांकन हेतु ध्यानपूर्वक देखने वाली चीज़ें होती है कि सुनने में शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और उसे ग्रहण करें, वक्ता के मनोभावों को समझे, उसके शब्दों और वाक्यों का अर्थ अपने शब्दों और अपने विचारों से निकाले, भाषा व शैली की दृष्टि से साहित्यिक अंशों में तुलना करें और सुने हुई सामग्री का आकर्षक स्थलों की पहचान करें। इन सभी कारकों के परख कर जाना जा सकता है कि बालक में श्रवण कौशल का विकास कितना कुशल है और किस स्तर पर हुआ है। बच्चे सुनने में कितना शिष्टाचार का पालन करते हैं, कितना ध्यानपूर्वक वह विषय को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, मनोभाव को समझते हैं और शब्दों के अर्थ निकालकर उसे अपने शब्दों में किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं और इसके साथ ही सुने हुए ज्ञान को अपने निजी जीवन के ज्ञान के साथ जोड़कर किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं आदि का मूल्यांकन करके यह पता लगाया जा सकता है कि श्रवण कौशल में बच्चा कितना कुशल हुआ है और उसके भाषाई कौशल का विकास का स्तर क्या है। नेक्स्ट है वाचन कौशल का मूल्यांकन। वाचन कौशल अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल के जांचने हेतु ध्यान देने वाली पहलू है सुश्रव्य वाणी में बोल पाना, उचित लय, हाव भाव, उतार चढ़ाव, गति प्रवाह के साथ बोल पाना, शब्दों की सही क्रमबद्धता की पहचान करना, विषय से न भटकना, सही व्याकरणित भाषा का प्रयोग करना और सही शब्दों का चयन कर प्रभावी रूप से अपने विचारों को किसी के समक्ष रखना। वाचन कौशल का मूल्यांकन विद्यार्थी के भाषा कौशल का विकास किस हद तक हुआ है, इसके मूल्यांकन में हम वह सही से बोल पा रहा है या नहीं, शब्दों का उच्चारण उचित हाव भाव, लय, उतार चढ़ाव, गति एवं प्रवाह के साथ बोल रहा है या नहीं, सही शब्द का अर्थ वह समझ रहा है या नहीं, बोलते बोलते अपने विचार प्रकट करते करते वह विषय से भटक तो नहीं रहा है, साथ ही व्याकरणित नियमों का भाषा में प्रयोग सही से कर रहा है और सही शब्दों में अपने विचार को प्रकट कर रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखकर वाचन कौशल का मूल्यांकन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पठन कौशल का मूल्यांकन। पठन कौशल का मूल्यांकन एक शिक्षक के द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है। पठन कौशल का सही मूल्यांकन माध्यमिक स्तर पर से शुरू होता है, प्राथमिक स्तर पर यह अनिवार्य नहीं होता है। उस स्तर पर श्रवण और वाचन कौशल को ही अधिक महत्व दिया जाता है। पठन कौशल से तात्पर्य है पढ़ी गई सामग्री का सही अर्थ समझ पाना और उस संदर्भ में अपने विचार को प्रकट कर पाना। इस कौशल के मूल्यांकन हेतु विभिन्न कारकों का ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विधाएं पढ़ने की उत्सुकता, शब्दों वाक्यों का प्रसंगानुकूल सही भाव ग्रहण करना, पठित अंश की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति, निजी संवाद के निर्माण की क्षमता, पढ़ी गई सामग्री का सही विश्लेषण करने की क्षमता। पठन कौशल में मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक यह दे सकता है कि साहित्यिक जो रचनाएं हैं उसको पढ़ने में विद्यार्थियों की रुचि कितनी है, शब्दों के प्रयोग में वह प्रासंगिक शब्दों का प्रयोग सही से कर रहा है या नहीं, और शब्दों के उच्चारण में सही भाव ग्रहण करना और उसे व्यक्त करना और अपने पठित
अंश को भाषा में अभिव्यक्त करना, निजी संवाद के लिए वह कितना सक्षम है और पढ़ी गई सामग्री का विश्लेषण वह किस प्रकार कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, इसका आकलन पठन कौशल के मूल्यांकन में इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेखन कौशल का मूल्यांकन। आजकल मूल्यांकन में लिखित कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। विद्यालयों में भी मूल्यांकन का आधार लिखित परीक्षा ही माना जाता है, परंतु उसके पश्चात भी बच्चों की लेखन शैली संतोषजनक नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सही मापदंड तैयार नहीं किए जाते हैं। लेखन कौशल के मूल्यांकन हेतु निम्न पक्षों पर ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध वर्तनी, क्रमबद्ध लेख, अभिव्यक्ति हेतु सही शैली और विधि का प्रयोग, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, उचित गति, आकार में लिखना, परिस्थिति के अनुसार सही शब्दों, मुहावरों, अलंकारों का प्रयोग करना, विचारों का सुनियोजित तरीके से प्रकाशन करना, सृजनात्मक लेखन, उचित शब्दावली का प्रयोग, बिना किसी संप्रदाय या जाति को हानि पहुंचाए सामाजिक विचारों का भाव प्रकाशन आदि। लेखन कौशल का मूल्यांकन करते समय शिक्षक को शुद्ध वर्तनी का, विद्यार्थी क्रमबद्ध लिख रहा है या नहीं, अपने विचार को वह किस शैली में प्रकट कर रहा है, उसकी विधि क्या है, विराम चिन्हों का वह सही से प्रयोग कर पा रहा है या नहीं, शब्दों का जो आकार है और उसकी जो गति है, वर्णों के बीच की जो दूरी है और परिस्थिति के अनुसार सही शब्द, मुहावरा, अलंकार आदि का प्रयोग, विचारों का सुनियोजित तरीके से प्रकाशन आदि, उचित शब्दावली का प्रयोग आदि का ध्यान लेखन कौशल के मूल्यांकन में रखा जाता है। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के सही मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी के भाषा विकास का स्तर, उसकी गति क्या है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है और उसको दूर करने के लिए, अर्थात बच्चों को भाषाई कौशल सीखने में जो समस्याएं आती है उसको दूर करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा किन किन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है, अपनी शिक्षण विधियों में सुधार की उसे क्या आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने से ही भाषा विकास का कार्य सही दिशा ले पाता है। इसका अर्थ यह है कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा कौशल सिखाता है तो उसे उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है और उसमें जो भी समस्याएं आती है उसका निदान करना भी शिक्षक का ही दायित्व है। इससे भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और भाषा शिक्षण कौशल प्रभावी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।